बंधुओं को मेरा नमस्कार। 3 जुलाई की रात एक ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुई जो मुझे लगता है ना आपने कभी देखी होगी न सुनी होगी। दुर्दांत अपराधियों के गिरोह ने, जिसका सरगना विकास दुबे था, 8 पुलिस जवानों को जान से मार दिया, जिसमें एक डीएसपी देवेंद्र मिश्रा जी शहीद हो गए, 3 सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए, 4 पुलिस के जवान शहीद हो गए। मैं उनके परिवारों से मिल के आ रहा हूं। अभी तक 3 परिवारों से मिला हूं और यहां के बाद फिर और प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद में, झांसी में, आगरा में जो परिजन हैं उनसे भी मिलने जाऊंगा। लेकिन इस दौरान जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देवेंद्र मिश्रा जी के परिवार से मैं भी मिलकर आ रहा हूं, कानपुर से, और उनकी बहादुर बेटी से मिला जिसने अपने शहीद पिता को मुखाग्नि दी थी। एक होनहार बेटी, एक पिता के मौत से गमजदा बेटी, उनके परिवार के लोग, और उस बेटी ने अपने पिता की कुछ फाइलें देखना शुरू की और उसमें उसको एक पत्र मिला, ये देवेंद्र मिश्रा जी का पत्र। ये देवेंद्र मिश्रा जी का पत्र है। 14 मार्च को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, 14 मार्च को। और ये चिट्ठी संबोधित है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद कानपुर नगर, यानी एसएसपी कानपुर को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। और इस पूरी चिट्ठी को पढ़ के आपको लगेगा कि किस प्रकार से एक ईमानदार अधिकारी देवेंद्र मिश्रा जी विकास दुबे गैंग के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, और विनय तिवारी जो एसओ था, थानाध्यक्ष था, उसकी मिलीभगत के कारण किस तरह से वो परेशान थे, बेबस थे, और उन्होंने एक गंभीर घटना घटित होने की आशंका जताई थी। एक गंभीर घटना घटित होने की आशंका 14 मार्च को जताई थी। देवेंद्र मिश्रा जी डीएसपी जो उस अभियान को लीड कर रहे थे, जो उस विकास दुबे के गैंग से लड़ने के लिए, मोर्चा लेने के लिए गए थे और शहीद हो गए, जिनकी निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई, ये उनका पत्र। इस पत्र की एक एक लाइन को आप पढ़ेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूपी पुलिस को गर्व होना चाहिए कि ऐसा ईमानदार अधिकारी उनके यहां डीएसपी। उत्तर प्रदेश की जनता को गर्व होना चाहिए कि एक ईमानदार अधिकारी देवेंद्र मिश्रा जी ने एक सरगना, एक माफिया, एक गुंडे, एक अपराधी से लड़ने के लिए किस प्रकार से पहले से ही मुहिम छेड़ रखी। लेकिन उनकी इन बातों को नजरअंदाज किया गया और उनकी बेटी ने साफ तौर पे कहा कि एक साजिश रची गई मेरे पिता के खिलाफ। एक ऑडियो भी है जो मेरे ख्याल से आपको मिला होगा, और नहीं मिला होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। और उस ऑडियो में साफ तौर पे एसएसपी, और ये ऑडियो है, ये आपको मैं भेज दूंगा, सुन लीजिएगा। एसएसपी, डीएसपी देवेंद्र मिश्रा जी और विनय तिवारी जो थानाध्यक्ष है, उनके बीच की बातचीत हो रही है, और कैसे वो विनय तिवारी अपराधियों को बचाता था, अपराधियों को छोड़ता था, यहां तक कि बलात्कार के आरोपी को छोड़ा है, ये इस बातचीत से पता चलता है। तो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने मातहत से सुरक्षित नहीं है। अपराधियों के गठजोड़ के कारण ईमानदार पुलिस के अधिकारी का जीवन खतरे में है, और ये कोई सामान्य घटना नहीं है।
ये बहुत बड़ी घटना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पुलिस के स्तर पे जांच में कोई न्याय मिल पाएगा, क्योंकि इसमें कई लोग इस पूरी घटना को देख के और इस पूरे खुलासे को, इस पूरे सच को देखकर लगता है कि एक बड़ी साजिश है। इसलिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करती है कि आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराइए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच कराइए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराइए और कई जो इसकी गुत्थी है उसको सुलझाना जरूरी है। आखिर क्यों, किन कारणों से विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी इतने दिनों से बाहर था? कौन कौन से लोग थे जो उसको बचा रहे हैं? पुलिस के किन किन अधिकारियों से उसके संबंध थे? किन किन लोगों ने उसको बचाने की कोशिश की? और जब ये 14 मार्च का पत्र एसएसपी महोदय को मिला तो उन्होंने इस पे क्यों कार्रवाई नहीं की? एसएसपी महोदय से भी पूछताछ होनी चाहिए। विनय तिवारी को सस्पेंड जरूर किया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसकी साफ तौर पर मिली भगत का जिक्र खुद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा जी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ भी न्याय करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से उनको 18 घंटे 16 घंटे काम कराया जाता है, वो भी बंद होना चाहिए। मैं योगी जी से मांग करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस की भर्ती को कीजिए, 8 घंटे की ड्यूटी फिक्स कीजिए, उनकी भी 1 हफ्ते में छुट्टी दीजिए, आधुनिक हथियार और तकनीकों से उनको लैस कीजिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराइए और ऐसे संगठित गिरोह का खात्मा करने के लिए एक अभियान चलाइए पूरे उत्तर प्रदेश में। उनकी गिरफ्तारियां करके उनको जेल में डालिए, ऐसे माफियाओं को, और संगठित अपराध खत्म होगा तब जब उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको सजा मिले। अगर न्यायिक प्रक्रिया में इतना झोल रहेगा कि थाने में एक राज्य मंत्री की हत्या करने वाले व्यक्ति के खिलाफ, विकास दुबे के खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं होगा, अगर ऐसा वातावरण रहेगा तो कैसे न्याय मिल पाएगा और कैसे अपराधियों को सजा हो पाएगी? इसलिए संगठित अपराध को लेके, बड़े अपराधों को लेके फास्ट ट्रैक कोर्ट उत्तर प्रदेश में बनाया जाए और एक समय सीमा के अंदर तमाम बड़े अपराधों में जो शामिल अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको सजा दिलाई जाए। जो इस पूरे घटना में बात निकलकर सामने आ रही है कि नेता, पुलिस और अपराधी का गठजोड़ कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के जंगल राज के लिए जिम्मेदार है। उस गठजोड़ को कैसे तोड़ा जाएगा, इसके ऊपर भी योगी सरकार को काम करना चाहिए। मैं उन परिवारों से मिलकर आया। पुलिस के जवान जितेंद्र पाल जो मथुरा के रहने वाले थे, उनके पिता ने बताया 2 साल पहले नौकरी में गया, शादी भी नहीं हुई थी, शादी की चर्चा चल रही थी। शहीद राहुल कुमार जी के परिवार से मिलकर आया। औरैया में 3 महीने की बेटी, 3 महीने की बेटी। आप कल्पना कीजिए, वो बेटी जब बड़ी होगी तो इस व्यवस्था से सवाल पूछेगी, क्या गुनाह था उसके पिता का, क्यों मार दिया उन अपराधियों ने? मुझे लगता है कि योगी जी को अतिरिक्त संवेदनशीलता इस पूरे विषय में दिखानी चाहिए और आगे बढ़ के इस मामले में जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी तक 8 पुलिस अधिकारियों और जवानों को मारने वाला दुर्दांत अपराधी पुलिस की पकड़ से फरार है, उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई है। ये बड़ा सवाल है और इसीलिए योगी जी के राज को जंगल राज कहना भी शायद कम होगा, क्योंकि जंगल का भी एक कानून होता है। या तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।
जहां पे अपराधियों का, गुंडों का, माफियाओं का कानून है। तो अपराध मुक्त नारा देने से काम नहीं चलेगा। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाना पड़ेगा। तो ये कुछ जानकारियां मिली थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और देवेंद्र मिश्रा जी को और उन तमाम जो 8 हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि ये दुर्दांत अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करके इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी इसमें लोग शामिल रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आईजी महोदय का बयान सुन रहा था जो उस रेंज के हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बगल से गोली चली गई, जब वो शायद उस अभियान में शामिल हुए। बाद में एसएसपी को बुलेट प्रूफ उन्होंने पहना था, इसलिए उनके गोली लगी तो बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, ऐसा वो बयान दे रहे थे। तो आईजी महोदय ने यह भी बताया कि 70 से 80 अपराधी उसमें थे और उनको चिन्हित किया गया। तो उनको कार्रवाई कीजिए, उनके खिलाफ गिरफ्तारी कीजिए, उनके खिलाफ जल्द से जल्द साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत करके उनको कार्रवाई कीजिए, और पुलिस के जो लोग शामिल हैं उनको बख्शिए मत। पुलिस के जो लोग इन अपराधियों से शामिल हैं, अंदर के विभीषण, अंदर के गद्दार, अंदर के असली देशद्रोही वही लोग हैं, उनको बख्शिए मत। चाहे उनका नार्को टेस्ट कराना पड़े और चाहे उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई करनी पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस संबंध में मेरी यही इतनी बातें थी, और एक विषय पे आपसे चर्चा करूंगा। मैं भी थोड़ी बातचीत आप लोगों से करना चाहता हूं। कोरोना के महामारी में उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है और किस खतरे को हम लोग छुपा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के लगभग सारे जिलों में इस वक्त कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, और जो एक बड़ी समस्या सामने आ रही है कि जिलों में कोरोना संक्रमण के जांच की कोई व्यवस्था नहीं, कोई लैब का इंतजाम नहीं। अगर किसी को सुल्तानपुर में, फैजाबाद में, बस्ती में, आसपास के जिलों में कोरोना हो जाए, बुखार भी है, तो उसकी जांच नहीं हो सकती। उसको कहा जाता है आप अपना सैंपल दीजिए, लखनऊ से जांच होकर आए। 3 दिन में जांच की रिपोर्ट जाती है, चौथे दिन में उसको मिलती है। तब तक वो बचेगा नहीं बचेगा, उसका इलाज होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं। जो गैर कोविड के पेशेंट हैं, गैर कोविड के पेशेंट को अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जा रहा, प्राइवेट नर्सिंग होम में भी भर्ती नहीं किया जा रहा। जिसको हार्निया की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, डिलीवरी के केस हैं, पथरी का ऑपरेशन कराना है, कहा जाता है कोविड की जांच करा के लाओ तब तुम्हारा इलाज करेंगे। अब उस आदमी का भी इलाज नहीं होता। इसके कारण से गैर कोविड मरीज भी अस्पतालों में दम तोड़ दे रहे हैं। हमने देखा कन्नौज में एक बच्चे की मौत हो गई, हमने देखा ललितपुर के एक नर्सिंग होम के सामने किस प्रकार से एक महिला ने प्रसव हुआ, उसका डिलीवरी हुई अस्पताल के सामने, हॉस्पिटल में एडमिट करने से मना कर। तो इस संबंध में योगी जी से मैं मांग करूंगा कि 23 करोड़ की आबादी पर आप प्रतिदिन 19,000 की टेस्टिंग कर रहे हैं। अब शायद थोड़ा बढ़ाया, उसको 20-21 हजार किया होगा। 23 करोड़ की आबादी पर 19,000 टेस्टिंग, और दिल्ली राज्य जो 2.5 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, जहां पर 23,000 टेस्टिंग पर डे होगी। तो उत्तर प्रदेश में आबादी के अनुपात में कम से कम, आबादी के हिसाब से कम 2 लाख टेस्टिंग पर डे होनी चाहिए। कल गाजियाबाद का केस उठा के देख लीजिए, जितनी जांच हुई है उसमें लगभग 70% लोगों का पॉजिटिव निकला है।
जितने लोगों की जांच हुई उसमें लगभग 70% लोग पॉजिटिव पाए गए। अब मेरे ये समझ में नहीं आता कि गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, सोनीपत हो गया, जो दिल्ली से आसपास लगे हुए जिले हैं, वहां भी जांच नहीं बढ़ाई जा रही है। दिल्ली का जो प्रयोग है, अरविंद केजरीवाल का जो प्रयोग है, वो प्रयोग हर राज्य को अपनाना चाहिए, वो प्रयोग हर राज्य को करना चाहिए। और वो प्रयोग ये कहता है कि टेस्टिंग, टेस्टिंग और टेस्टिंग, यानी ज्यादा से ज्यादा जांच करके लोगों का जीवन बचाया जा सकता है और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है और लोगों को सावधान किया जा सकता है। जब आप कोरोना की जांच ही नहीं करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उनको कोरोना है, वो दूसरों को कोरोना बांटते फिरेंगे। जब कोरोना की जांच नहीं करेंगे तो इलाज नहीं हो पाएगा, इलाज नहीं हो पाएगा तो लोगों का जीवन जाएगा। किसका जीवन कोरोना के कारण जा रहा है, किसका नहीं जा रहा है, ये भी आप नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए कम से कम 2 लाख जांच प्रतिदिन होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी से योगी जी को सीखना चाहिए। आज 70.22% रिकवरी रेट दिल्ली का है। दिल्ली में जितने मरीज ज्यादा से ज्यादा संक्रमण के केसेस आए, उसके कारण हमारी आलोचना भी हुई, लेकिन हमने छुपाया नहीं, हमने लोगों को सावधान किया। 80% लोग होम आइसोलेशन में वहां ठीक हो गए। घरों पे चिकित्सीय सुविधा और डॉक्टरों का परामर्श उनको दिया जा रहा है। यहां होम आइसोलेशन का कोई सिस्टम नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती होने में जद्दोजहद करनी पड़ती है, कोविड के टेस्ट का इंतजाम नहीं। हर जिले में कम से कम एक लैब खोला जाए। दिल्ली में 2.5 करोड़ की आबादी में 42 जांच के लैब हैं। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी में मात्र 28 लैब हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो कोरोना को छिपाने का काम जो योगी सरकार कर रही है, कोरोना की रिपोर्ट को पर्दा डालने का काम जो योगी सरकार कर रही है, खतरे पर पर्दा डालने का जो काम कर रही है, ये मैं फिर दोहराऊंगा, ज्वालामुखी के पहाड़ पर शांति से बैठकर योगी जी बड़े विस्फोट का इंतजार कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जांच बढ़ाइए, चिकित्सीय सुविधा बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड इसका इंतजाम कीजिए, जिससे कि लोगों का जीवन बचाया जा सके और गैर कोविड और कोविड मरीजों का इलाज हो सके। जब तक आप जिलों में लैब का इंतजाम नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए इन तमाम कठिनाइयों को देखते हुए हम लोगों ने कल से कोरोना भगाओ जीवन बचाओ अभियान की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। कोरोना भगाओ जीवन बचाओ, कोरोना से लोगों का जीवन बचाने के लिए ये हमने हेल्पलाइन नंबर सभी जिलों का और पकड़ लो। ये सभी जिलों का हमारा हेल्पलाइन नंबर है और इस हेल्पलाइन के जरिए हम लोग हर जिले में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर बैठेंगे और कोरोना से संबंधित कोविड पेशेंट या गैर कोविड पेशेंट, यानी जिनको कोरोना का संक्रमण हुआ है या आशंका है ऐसे मरीज, या जिनको कोरोना का मर्ज नहीं है और वो भी परेशान हो रहे हैं ऐसे मरीज, वो हमारे इन नंबरों पे अलग अलग जिलों में संपर्क कर सकते हैं। उनकी यथासंभव मदद हम लोग करने का प्रयास करेंगे, सरकार के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से, और उनकी पूरी मदद की जाएगी। ये कोरोना के महामारी को, इस संकट को छिपाकर काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए एक व्यापक नीति और अभियान बनाने की जरूरत है। और इन दोनों विषयों पर विकास दुबे के दुर्दांत गैंग ने जो कांड किया है उस विषय पर भी, और इस कोरोना के मामले में भी मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिख रहा हूं और उसकी कॉपी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। तो मुझे कुल मिलाकर इतनी बात है।